वेलकम आईडी के कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। करंट अफेयर सेगमेंट। यहां पर पहला सवाल है, नेशनल टेस्ट अभ्यास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। ध्यान देते हैं अभ्यास क्या है, पहले समझिए। वर्तमान समय में लॉकडाउन चल रहा है और जो टेस्ट सेंटर हैं नेशनल टेस्ट एजेंसी के, वो सारे बंद हैं। तो नेशनल टेस्ट एजेंसी ने जिनका एग्जाम ये लेती है नेशनल टेस्ट एजेंसी, खास करके आईआईटी का जो है, नीट का, पीएमटी का जो भी लेती है ये, तो उनके लिए जो है इसने एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है और उस मोबाइल एप्लीकेशन को मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने कल लॉन्च किया है। नाम उसका है अभ्यास। तो अभ्यास नाम से लॉन्च किया गया ये जो मोबाइल ऐप है, बेसिकली वो आईआईटी पीएमटी के बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, एनआईटी आईआईटी पीएमटी ये सब की तैयारी जो कर रहे हैं, उनके लिए प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करा रहा है, मॉक टेस्ट, जिससे वो घर बैठे पेपर दे सके और उच्च गुणवत्ता जो मेंटेन होनी चाहिए वो मेंटेन बनी रहे। तो यहाँ पर देता है यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक पहल है। नहीं, बेसिकली ये जो है पहल किसकी है? पहल तो एनटीए की है, लेकिन एमएचआरडी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो ये लाइन है ये गलत हो गया है, एमएचआरडी होगा। दूसरा, उम्मीदवारों को उनके घरों में उच्च गुणवत्ता वाले मॉक टेस्ट की सुविधा प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो लाइन सही है। तो यहां पर दूसरा सही होने के कारण केवल बी ऑप्शन सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहां पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। ध्यान दीजिएगा, ये जो एमएसएमई है, इस कोरोना महामारी के दौर में स्वरोजगार उत्पन्न करने के लिए सरकार ने एमएसएमई की परिभाषा बदल दी है ना। उससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि ज्यादा निवेश करने वाले लोग भी एमएसएमई के अंतर्गत आएंगे। एमएसएमई, पहले एम से होता है माइक्रो मतलब सूक्ष्म, एस से होता है स्मॉल यानी लघु, फिर एम से होता है, अगले एम से मीडियम यानी मध्यम, एमएसएम। ई मतलब इंटरप्राइज। इनकी परिभाषा बदली गई है। परिभाषा बदलने का तात्पर्य यहां पर क्या है कि जो निवेश की सीमा थी इनकी पहले से, कि इतने को लघु कहेंगे, इसके ऊपर को मध्यम कहेंगे, इसके ऊपर को माइक्रो, लघु और मध्यम कहेंगे, एक निश्चित बैरियर था। उस बैरियर को पहले चेंज किया सरकार ने। क्या किया? बोला कि 1 करोड़ निवेश और 5 करोड़ का टर्नओवर। टर्नओवर समझते हैं आप? टर्नओवर मतलब आपने जो बेचा पूरा, उसके बाद उस पर जो पूरा पैसा आया है ना, तो वो टर्नओवर है। 1 करोड़ का निवेश और 5 करोड़ का टर्नओवर है। इससे कम अगर है तो वो सूक्ष्म है, इससे ज्यादा है और 10 करोड़ निवेश और 50 करोड़ टर्नओवर तक को लघु उद्योग कहा जाएगा। आगे बोलता है कि अगर इससे ज्यादा हो रहा है और 20 करोड़ तक अगर निवेश हो रहा है और 100 करोड़ तक टर्नओवर हो रहा है तो उसे मध्यम कहा जाएगा। ठीक है। अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि सरकार ने यह परिभाषा बदलने के बाद फिर से इसमें बदलाव किया है। बोला 20 करोड़ को 50 करोड़ कर दो, ठीक, और 100 करोड़ को 200 करोड़ कर दो। यानी कि मध्यम आज के डेट में वो होगा जो 50 करोड़ तक निवेश कर 10 करोड़ से ज्यादा 50 करोड़ से कम तक का निवेश कर रहा हो
और टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा 200 करोड़ से कम का अगर है तो उसे मध्यम कहेंगे। क्लियर है? ध्यान देंगे, तमाम तरीके के छूट इसमें मिलते हैं। एमएसएमई में लोन भी तमाम तरीके के सस्ते मिलते हैं, ठीक, और तमाम तरीके की सब्सिडीज भी मिलती है ना। तो बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है एमएसएमई की परिभाषा बदलना। उससे क्या होगा कि जो बिजनेसमैन हैं, जो निवेशक हैं, उनको बेहद आसानी होगी और फायदा भी होगा उनका, ठीक। तो ये परिवर्तन किया गया है, इसलिए न्यूज में है। तो यहां पर देखिए, बोलता है संशोधित परिभाषा के अनुसार 1 करोड़ तक के निवेश, 5 करोड़ तक के टर्नओवर कारोबार करने वाली किसी भी फर्म को माइक्रो या सूक्ष्म के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। 1 करोड़ निवेश, 5 करोड़ टर्नओवर। तो पहला लाइन सही है, ठीक। दूसरा लाइन बोलता है 10 करोड़ तक के निवेश और 100 करोड़ तक के टर्नओवर वाली कंपनी को लघु के रूप में जाना जाएगा। 10 करोड़ निवेश, 50 करोड़ टर्नओवर होना चाहिए, 100 करोड़ नहीं। यहां पर 100 करोड़ जो लिख दिया है ये गलत है, ये 50 करोड़ होना चाहिए था। क्लियर? और 20 करोड़ तक के निवेश और तथा 20 करोड़ तक के निवेश और 200 करोड़ तक के टर्नओवर को मध्यम के रूप में जाना जाएगा। ये 20 का 50 कर दिया। ये यहां पे जो 20 लिखा हुआ है, इस 20 को क्या किया अभी न्यूज में कल 50 करोड़ कर दिया, ठीक है। पहले 20 100 था, अब क्या हो गया 50 200 हो गया। यानी ये 20 की जगह 50 होना चाहिए और ये 200 सही है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आप देखें तो दूसरी लाइन में 2 गलतियां हैं, इसलिए ये लाइन गलत है, पहली लाइन सही है। तो पहली लाइन केवल सही होने के नाते ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आइए अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में सोलर मिनिमम के बारे में बात करता है। न्यूज़ है, अखबार में लगातार निकल रहा है कि इस साल जो टेम्परेचर थोड़ा सा कम है, उसके पीछे जो रीजन है वो है सोलर मिनिमम। क्या है सोलर मिनिमम, समझते हैं। न्यूज में क्यों है? क्योंकि इस साल टेम्परेचर थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से कम है ना। समझिएगा, बोलता है कि सूर्य के पास एक घटना चक्र होता है जो 11 साल का होता है, ठीक। उसमें क्या होता है कि सूर्य के पास जो सन स्पॉट दिखाई देते हैं, है ना, सूर्य के पास जो सन स्पॉट दिखाई देते हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं 11 सालों में। फिर 11 सालों बाद वो अपीयर होते हैं और फिर धीरे धीरे वो खत्म होते रहते हैं, ठीक। ये बोलता है एक चक्र है। जब ये खत्म होते होते जिस साल पूरा खत्म हो जाते हैं, सूर्य के पास है कुछ स्पॉट, ठीक, वो स्पॉट 11 साल में खत्म होते हैं। खत्म होते 11 साल में पूरा खत्म हो जाएंगे, फिर से आ जाएंगे वो और फिर 11 साल में खत्म होंगे। यानी 11 साल का घटना क्रम होता है। जिस साल वो पूरे खत्म हो जाते हैं, है ना, उस साल बोला जाता है कि धूप की मंदी हो जाती है ना। जैसे आर्थिक मंदी होती है वैसे उस साल धूप की मंदी हो जाती है। तो इस साल वही स्थिति है, धूप की मंदी की स्थिति है। उसमें क्या है कि सन स्पॉट जो होते हैं वो एकदम खत्म हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, एक भी नहीं दिखाई देते हैं, है ना। और न्यूज में इसलिए है कि पिछले 100 दिन से एक भी सन स्पॉट देखा नहीं गया। तो ये माना गया कि इस बार एकदम सूर्य अपने मतलब जो सौर न्यूनतम है वहां पर पहुंच चुका है। ध्यान देंगे, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इसके 2 इफेक्ट होते हैं बहुत, है ना। एक तो सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र कमजोर पड़ जाता है, समझ में आई बात। अगली चीज ध्यान दीजिएगा, कोरोना यहां भी होता है, सूर्य में भी कोरोना होता है, ठीक। जो इसका आउटर मतलब एम्बिट होता है उसे हम लोग कोरोना कहते हैं। और बोलता है कि जो कोरोनल छिद्र होता है सूर्य में, जो कोरोनल छिद्र होता है आउटर एम्बिट में, बोलता है कि जब ठंडा होता है, मतलब ठंडा अगर थोड़ा हो रहा है किसी कारणवश, तो वो सिकुड़ने के कारण वहां छिद्र बन जाते हैं, ठीक। तो कोरोनल छिद्रों की संख्या बढ़ जाती है,
समझ में आ रही बात? तो यहां पर यहां का कोरोना और हम लोग कोरोना में अंतर है ना? ध्यान दीजिएगा, यहां पर जब धूप की मंदी होगी, सन स्पॉट शून्य होगा, तो कोरोनल छिद्र बढ़ेगा। क्लियर है? ये जो सूर्य के पास सन स्पॉट होते हैं, ये 11 वर्ष का इनका क्या होता है, समय सीमा होती है। हर 11 वर्ष में ये जो है घटनाक्रम में बदलते रहते हैं। तो यहां देखिए, पहला ऑप्शन बोलता है लगभग हर साल बाद सन स्पॉट धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं, जिसके सापेक्ष शांति अवधि हो जाती है। ठीक है, लाइन सही है। आगे देख लेते हैं। सौर कोरोना से प्लाज्मा और साथ में चुंबकीय क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण रिलीज होता है। नहीं तो कम हो, मतलब यहां पर देखिए, आपको बताया मैंने जो है कि सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र कमजोर पड़ जाता है। फिर उसके बाद बोलता है सन स्पॉट के पास चुंबकीय क्षेत्र लाइनों के स्पर्श क्रॉसिंग या पुनर्गठन के कारण अचानक ऊर्जा का विस्फोट होता है। ऐसा कुछ नहीं है। मुख्य यही आपका पहला सही है ना? तो यहां पर ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 3 जगह दिया हुआ है। लिपुलेख अभी 3-4 दिन पहले मैंने पढ़ाया था आपको। लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा। लिपुलेख, काला पानी, लिम्पियाधुरा। इसमें से लिपुलेख के बारे में मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले करंट अफेयर्स में पढ़ाया था कि रोड का उद्घाटन हुआ है। याद करिए, ध्यान देंगे मेरी बात। न्यूज में क्यों है ये खेल, क्या हो रहा है, समझिएगा कि भारत सरकार ने लिपुलेख से पिथौरागढ़ होते हुए एक लिंक रोड चीन की सीमा तक बनाने का निर्णय लिया है। कहां से? लिपुलेख से चीन की सीमा तक। ठीक, जब भारत ने यह निर्णय लिया कि लिंक रोड हम बनाएंगे, तो ध्यान देंगे नेपाल सरकार ने क्या फैसला, नेपाल सरकार ने एक प्रेस नोट जारी किया और उसमें उसने कहा कि 1816 ईस्वी में जो सुगौली, ध्यान दीजिएगा इस बात को, तो आप देखिए है करंट का मुद्दा, सवाल ये भी पूछा जा सकता है आपसे, है ना? इसलिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसी पर फोकस नहीं कर रहा हूं। यहां पे मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता सकता था कि नेपाल है, लेकिन करंट से आपको जीएस को जोड़ना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, जो नेपाली गवर्नमेंट है, नेपाल सरकार है, नेपाल सरकार ने क्या किया कि उसने एक प्रेस नोट जारी किया और उसमें कहा कि जो सुगौली संधि हुई थी 1816 में, 1816 में, उसके अनुसार महाकाली नदी के पूरब में जो भी क्षेत्र है वो नेपाल का है। क्लियर? भारत ने कहा कि हम लोग अपने हिस्से में ही निर्माण कर रहे हैं, नेपाल में हम लोग निर्माण नहीं कर रहे हैं, हम अपने हिस्से में निर्माण कर रहे हैं। क्लियर? नेपाल ने कहा कि महाकाली नदी के पूर्व जो स्थित जमीन है वो सारी की सारी सुगौली संधि के अनुसार हमारी है, अतः हम लोग अद्यतन एक पॉलिटिकल मानचित्र जारी करेंगे। कल न्यूज में था कि हम एक मानचित्र जारी करेंगे, अभी तक का अपना एक मानचित्र जारी करेंगे, जिसमें ये जो लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा, ये तीनों जो विवादित क्षेत्र हैं, इन तीनों क्षेत्रों को हम अपने क्षेत्र के रूप में दर्शाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सुगौली संधि के अनुसार हमारा है। किसने बोला? नेपाल ने बोला है। ठीक है, इसलिए ये न्यूज में है। समझ में आई बात? जबकि ये विवादित क्षेत्र है, लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा। समझ में आ गई बात? तो आई थिंक आंसर तो आपको क्लियर ही है। किस देश के बीच विवादित क्षेत्र है? तो नेपाल, है ना? भूटान, चीन, म्यांमार वैसे नहीं है, ये नेपाल है। ठीक, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए,
वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के बारे में बात कर रहा है। समझ लेते हैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के बारे में, उसके बाद ऑटोमेटिक जो है आंसर आपको आ जाएगा। देखिए, ये जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, या यूं कहें विश्व स्वास्थ्य सभा, ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के निर्णय लेने की सभा है। मतलब ये जो WHO है, इसमें जो निर्णय लिया जाता है, वो निर्णय जो भी होते हैं बेसिकली वो आधारित होते हैं WHO पर, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली पर। ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कल जेनेवा में स्विट्जरलैंड में ऑर्गेनाइज हुआ। अब चूंकि कोरोना का महामारी है, तो सारे जो प्रतिनिधि थे WHO के, वो सारे प्रतिनिधि, हर देश के प्रतिनिधि जो है यहां से भाग लेते हैं। WHO के जो भी मेंबर है उसके प्रतिनिधि इस असेंबली में भाग लेते हैं। तो कोरोना की महामारी के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने इसमें भाग लिया, पार्टिसिपेट किया। ठीक, इसलिए ये न्यूज़ में है। ध्यान देंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट सभा है, लोग जानते नहीं। जानने का मतलब है कि न्यूज़ में WHO ही रहता है, लेकिन WHO के फंक्शनिंग के पीछे सारा खेल WHO का रहता है ना। WHO के संगठन की, मतलब ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी नीति निर्धारित करना, इसके महानिदेशक की नियुक्ति करना, इसके वित्तीय नीतियों की निगरानी करना और बजट का अनुमोदन करना, सारा कार्य WHO करता है। तो WHO कितना इंपॉर्टेंट है, समझ पा रहे होंगे आप लोग। ये प्रत्येक वर्ष, ये जो असेंबली है WHO वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, ये प्रत्येक वर्ष जिनेवा में मनाई जाती है। 73वां मतलब 73rd असेंबली है, यानी 72 साल पहले ये शुरुआत की गई थी, 73 साल पहले। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है विश्व स्वास्थ्य सभा विश्व स्वास्थ्य संगठन की निर्णय लेने वाली संस्था है। करेक्ट। आगे बोलता है कि स्वास्थ्य सभा प्रतिवर्ष न्यूयॉर्क में आयोजित की जाती है। न्यूयॉर्क नहीं बल्कि जेनेवा में, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में आयोजित की जाती है। इसलिए केवल एक सही होने के नाते ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, विश्व मधुमक्खी दिवस 2020 के संदर्भ में बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, विश्व मधुमक्खी दिवस यूनाइटेड नेशन द्वारा 20 मई को नामित किया गया है कि प्रत्येक वर्ष 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाएगा। ठीक, और ये नामित इसलिए किया क्योंकि अब आप नाम देखिए, एंटोन जैंसा। एंटोन जैंसा 20 मई को पैदा हुए थे। इनका जो मतलब जहां पैदा हुए थे उसका जगह का नाम था ये स्लोवेनिया में पैदा हुए थे। ठीक, तो स्लोवेनिया में ये पैदा हुए थे। इन्होंने उस समय मधुमक्खी पालन का आधुनिक तरीका डेवलप किया था। तो इसलिए उनके जन्मदिन पर 20 मई को ही यूनाइटेड नेशन ने विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में नामित किया है। कल 20 मई, अब ध्यान दें 20 मई में जो है जो इस बार हो रहा है उसमें मधुमक्खियों को बचाओ, ये थीम है। इस बार का जो थीम है, जो विषय है, वो है मधुमक्खियों को बचाओ।
ध्यान दें, मधुमक्खियां हमारे लिए जरूरी क्यों है? हम आपको ये लगता होगा नॉर्मली कि भाई मधुमक्खियां शहद देती हैं इसलिए आवश्यक है। केवल इतनी बात नहीं है, शहद आप नहीं भी खाओगे तब भी जिंदा रहोगे। लेकिन ध्यान दें, अगर मधुमक्खियों को आपके जीवन से, मतलब इस पृथ्वी से अगर मधुमक्खियों को निकाल दिया जाए, या मधुमक्खी जैसी जो कीट पतंगे हैं इनको अगर निकाल दिया जाए, तो पृथ्वी पर जीवन, कम से कम मानव जीवन तो संभव नहीं होगा। ध्यान देंगे मेरी बात, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये मधुमक्खियां जो हैं इनको हम लोग परागकणक कहते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा, ये जो परागणक होते हैं इनका काम होता है कि पौधों के परागों को एक जगह से दूसरे जगह ये ट्रांसफर करते हैं, जिससे पैदावार बढ़ती है ना। तो इनका होना समाज में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे ये हो चाहे चमगादड़ हो, वैसे मतलब तमाम तरह के जीव हैं, है ना, जिसमें मधुमक्खियां सबसे इंपॉर्टेंट है ना, सबसे ज्यादा मात्रा में होती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या करती हैं कि जैव विविधता जो हमारे मतलब दुनिया में, मानव दुनिया के सामने जो दिखने को मिलती है जैव विविधता, तमाम तरीके के पेड़ पौधे और जो अच्छी तरीके से उग रहे हैं, उत्पादन अच्छे से हो रहा है, उनके पीछे इनका बहुत बड़ा रोल होता है। कहीं पर मधुमक्खी पालन हो और वहां पर अगर कोई ऐसी खेती हो रही हो जहां पर परागकणों को जो है ट्रांसफर करने की जरूरत होती हो, आप देखेंगे कि वहां का उत्पादन तुलनात्मक रूप से और किसी खेत से कई गुना ज्यादा होता है, ठीक। तो इनका बड़ा ही इंपॉर्टेंस होता है, इसलिए इनको बचाना जो है, संरक्षित करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है ना। नैतिक के साथ साथ हमारी आवश्यकता भी है ना। तो यहां पर देखिए, पहला लाइन बोलता है विश्व मधुमक्खी दिवस 2020 को 20 मई को मधुमक्खियों को बचाओ थीम के साथ मनाया जा रहा है। लाइन सही है। दूसरा, 20 मई एंटोन जेंसा के जन्मदिन के साथ मेल खाता है, जिसने 18वीं शताब्दी में अपने मूल निवास स्लोवेनिया में आधुनिक मधुमक्खी पालन तकनीकी का बेड़ा उठाया था। दोनों लाइन सही है, तो इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में एक दिया हुआ है WAG12 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। क्या है ये WAG12? समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, WAG12 एक इंजन का नाम है, रेलवे इंजन बना है उसका एक नाम है, और जो इंजन है उसका नंबर है 60027, ठीक है। ध्यान देंगे, इसकी खास बात क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट ये इसलिए हो जाता है कि ये जो इंजन बना है WAG12, इसने भारत को दुनिया में 6ठे स्थान पर लाके खड़ा कर दिया है कि भारत दुनिया में 6वें नंबर पर आ गया है उच्च हार्स पावर लोकोमोटिव रेलवे इंजन बनाने के मतलब रेलवे इंजन बनाने के लिए, ठीक। अब देखिए, हुआ ये है, इसका पूरा समझ लीजिए कि मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव पायलट लिमिटेड, है ना, जो लोग बनारस से हो जानते होंगे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात, यहां पर भारत सरकार द्वारा एक संयुक्त उद्यम चलाया जाता है फ्रांस और भारत सरकार के द्वारा, जिसमें फ्रांस की एक कंपनी है अल्स्टॉम। ये 74% रेलवे में पहला सबसे बड़ा FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा यही है, अल्टमास द्वारा जो हुआ है 74% है, ठीक है। और भारत का उसमें से 26% है। तो ये दोनों मिलकर के जो संयुक्त उद्यम है उसका नाम दिया है MELPL, यानी मधोपुरा
इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, इसने 12,000 हार्स पावर जनरेट करने वाला एक इंजन तैयार किया है। नाम उसका है WAG-12, नंबर उसका है 60027। न्यूज में इसलिए है क्योंकि ये डेवलप हुआ, भारत पूरी दुनिया में छठा ऐसा देश हो गया जो कि खुद अपने देश के अंदर ये डेवलप कर रहा है, ठीक, उच्च हार्स पावर की। ध्यान देंगे मेरी बात, दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, जिसे पहले मुगल सराय के नाम से जाना जाता था, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन से एक स्टेशन है शिवपुर, है ना। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शिवपुर जानते होंगे, है ना। ध्यान देंगे, ये बनारस में ही है, एक छोटा सा स्टेशन है बनारस में। तो दीनदयाल उपाध्याय मतलब मुगल सराय से लेकर के शिवपुर तकरीबन 12-15 किलो या 20 किलोमीटर के आसपास होगा। तो इतनी दूरी में पहली बार इतने हाई हार्स पावर का इंजन चलाया गया है। ये दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि हाई हार्स पावर का लोकोमोटिव इंजन ब्रॉड गेज पर चला है, बड़ी लाइन पे चला है। आप जानते होंगे कि रेलवे जो लाइन होती है वो 3 तरह की होती है। एक होता है नैरो गेज, 2 फीट समथिंग होता है उसका लेंथ, है ना, वो पहाड़ियों पे चढ़ने के लिए बनता है। एक होता है ब्रॉड गेज और एक होता है मीटर गेज। मीटर गेज यानी कि उनके बीच की दूरी 1 मीटर की होती है, रेलवे पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर होती है। और जो ब्रॉड गेज होता है उसके बीच की दूरी 4 फीट 8 इंच के आसपास होती है, ठीक है। तो 1 मीटर से कम वाली नैरो होती है, 1 मीटर वाली मीटर गेज कहलाती है, और ब्रॉड गेज जो है वो 4 फीट 8 इंच के आसपास होती है, ठीक है। तो पहली बार पूरी दुनिया में हुआ है कि ब्रॉड गेज पर इतने हार्स पावर की ट्रेन, मतलब उच्च हार्स पावर की ट्रेन, कोई इंजन संचालित की गई हो, इसलिए ये न्यूज में है। क्लियर है। तो अब देख लीजिए, भारत दुनिया का छठा ऐसा देश है जो स्वदेश में ही ज्यादा हार्स पावर का इंजन बनाने वाले देशों के प्रतिष्ठित क्लब में शामिल हो गया है। बिल्कुल सही है। अगला बोलता है यह मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित है। बिल्कुल सही है। दोनों सही होने के नाते यहां पर C फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश पाम ऑयल का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है ना। न्यूज में क्यों है पहले समझिए, ये पाम ऑयल के बारे में क्यों मैंने दिया हुआ यहां पर क्वेश्चन में, समझिएगा। यहां पर अभी न्यूज में क्यों है उसको पहले देखिए कि भारत ने 4 महीने बाद, कुछ भारत और मलेशिया के बीच राजनयिक झगड़े थे, कुछ राजनयिक मनमुटाव के कारण भारत ने मलेशिया से जो तेल हम लोग पाम ऑयल लेते थे उसको हमने रोक दिया था, हमारे देश ने, ठीक। वहां पर नई सरकार बनी, कुआलालंपुर नई सरकार बनी तो फिर संबंध सही हुए। मलेशिया ने हमारा 1 लाख टन चावल खरीदने का जो है ऑर्डर किया है और हम लोगों ने उनका 2 लाख टन पाम ऑयल खरीदने का ऑर्डर किया है, ठीक। इसलिए ये न्यूज में है, 4 महीने तक बंद था। यहां पर ध्यान देंगे कि भारत पूरी दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य आयातक देश, खाद्य तेल आयातक देश है। मतलब खाद्य तेल भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा बाहर से खरीद के आता है, ठीक है। जिसका 2/3 भाग, मतलब जितना तेल हम लोग खाद्य तेल खरीदते हैं, खाने वाला तेल, उसका 2/3 भाग पाम ऑयल होता है, ठीक है। अब ये जो पाम ऑयल होता है ये लगभग हम लोग 9 मिलियन टन, मतलब लगभग 90 लाख टन तेल हम लोग बाहर से आयात करते हैं पाम ऑयल। ये 2/3 के बराबर है। क्लियर। यानी कि लगभग 45 मिलियन, मतलब लगभग 45 लाख टन और तेल हम लोग खरीदते हैं, ठीक है, खाने वाला।
तो ध्यान दीजिएगा, ये जो 9 मिलियन टन है पाम ऑयल का जो हम लोग तेल खरीदते हैं, इसमें से लगभग 5 मिलियन टन हम लोग अकेले मलेशिया से खरीदते हैं। समझ आ रहा है? यानी मलेशिया का जो पाम ऑयल इंडस्ट्री है वो पूरा पूरा भारत के ऊपर डिपेंडेंट है। समझ पा रहे हैं बात आप? मलेशिया विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, पहला नहीं है, विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है पाम ऑयल का। सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? वो है इंडोनेशिया। समझ पा रहे हैं बात आप? तो न्यूज में क्यों है? क्योंकि 4 महीने बाद फिर से मलेशिया से हमारा जो है संबंध बहाल हुआ है, जिसमें हम लोगों ने ये चीजें शुरू की है, स्टार्ट की हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? मलेशिया नहीं होगा, इंडोनेशिया होगा, है ना? तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आज का करंट अफेयर्स यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।